दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो आप अगर सुनेंगे तो आपको जिंदगी की सच्चाइयों से अवगत कराने वाले व्यक्ति का नाम याद आ जाएगा। आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चंपानु साहब के लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1285। शुरुआत करता हूं पूस की कहानी। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। कहानी लंबी अवश्य है, पर मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य पसंद भी करेंगे। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही है, पीछे फिरक कर बोली, अरे 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस यानी कि सर्दी भी सर पर आ गई थी। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, अरे ला दे दे, गला तो छूटेगा, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेतती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कौन दे देगा तुम्हें खैरात में कंबल? ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या फिर गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की इस खेती को। अरे मजूरी से सुख में एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर इनकी धौंस अलग खाओ। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल निकाल कर देने को जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा करके काट कपट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, और वो भी आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहां क्या लेने आए थे? खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने थोड़ी ना आया हूं। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम पर। जबरा ने पड़े पड़े धोमिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया
स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे ही हो जाओगे। ये रांड पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चलम भरता हूं, किसी तरह रात तो कटेगी। 8 चिलम तो पी चुका है। ये खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें और मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू तो उसकी गर्म सांसें लग रही थी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके दिल में कंपन होने लगा। कभी इधर करवटें बदलता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा यानी कि सर्दी जैसे कि किसी पिशाच यानी कि भूत की तरह उसकी छाती को दबाए हुए लेटी थी। जब किसी तरह नहीं रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा ही जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात में शीत को हवा से धधकना शुरू हुआ। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसे जान पड़ता जैसे सारा रक्त जम गया हो। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गए थे। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटेरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख लेगा तो समझेगा कि मैं भूत हूं। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा।
हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा तो कहीं जमीन पर एक हड्डी उसको पड़ी हुई मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लगा दिया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो और अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नोक के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतरकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए कि मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही ना? जब्बर ने कुंकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय क्यों नहीं सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा चुका था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली थी और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया और फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना। जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता था। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे और फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर
पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका, ऐसा लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो आदर ओढ़कर, जो चादर थी उसे छोड़कर उसको ओढ़कर सो गया। आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही नहीं हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू बहुत खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू खुशी मन से उसने कहा, पर रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचित कहानी, जिसका शीर्षक था पूस की रात, आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी, सामाजिक कहानी थी, गरीबी के ऊपर कहानी थी, और इस कहानी को आपने अवश्य सुना भी होगा। आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।